गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में हमने 45 क्लास से बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होने जा रही है। और इसके साथ साथ आपको पता है एचएससी के द्वारा जो टीजीटी का स्क्रीनिंग है उसकी डेट घोषित कर दी गई है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। जो आपका 20% वेटेज है वो यहां से आराम से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट है आपको यहां से मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं इन क्लासों को देखकर, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो बचता है वो हरियाणा का करंट अफेयर, ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ पार्ट बचता है और कल से हम इसी क्लास में इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चनों के जरिए हम इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से एग्जाम तक क्लियर कर लेंगे। तो किसी को भी अगर टीजीटी में क्या एग्जाम देना है तो वो हमारी प्रीवियस क्लास सारी देखेगा, यानी कि एक क्लास आप वहां से देखना शुरू कर देंगे। और जो डेली की आती है एक क्लास, वो अगर डेली आप 2 क्लास लेंगे, यानी कि मतलब 30 से 40 मिनट की एक क्लास होती है, तो सवा या 1.5 घंटा आप यहां पे देंगे तो जो 20 नंबर का आपका स्कोर है वो आराम से यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे भाई थोड़ा थोड़ा इसको शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भाई हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कहां पर स्थित रहेगा। देखो एनआईटी की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी और ये एनआईटी हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र को गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। लेकिन आपसे पूछ ले राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, और ये जो है हमारा ये मैनेजमेंट कहां पर स्थित रहेगा, तो आपका आंसर होगा सर ये फरीदाबाद में स्थित रहेगा। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके अलावा आपको और क्या पूछा जा सकता है केंद्रीय प्लास्टिक के बारे में, कि भाई जो हमारा केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक संस्थान है ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक संस्थान, अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसकी ये जो हमारा रहेगा क्या नाम है, इसकी जो लोकेशन रहेगी ये हमारे मुरथल में स्थित है। कहां पर है, मुरथल सोनीपत में स्थित रहेगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग, ये हमारा एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग है, ये हमारा कहां पर स्थित होगा। तो एचएमटी ट्रैक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पिंजौर पंचकुला में स्थित रहेगा। कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में। आपसे अगर यूरिया प्लांट के बारे में पूछ लिया जाए कि यूरिया प्लांट अपने हरियाणा में कहां पर स्थित है, 1 सितंबर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और यह भी हरियाणा के कहां पर रहेगा, पानीपत में स्थित रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन, देश के कुल भूमि के क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है। अब देखो आपको पता है हरियाणा को किससे अलग किया था, हरियाणा को पंजाब से अलग किया था। और पंजाब भी कौन सा, पूर्वी पंजाब। और ध्यान रखेंगे पूर्वी पंजाब का जो हरियाणा को मिला था वो कितना भाग मिला था, तो आप कहेंगे 35.18% जो भाग है वो अपने हरियाणा को मिला। और ये भाग है, इसको जब हमने नापा तो ये कितना हुआ, तो ध्यान रखेंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर यही क्षेत्रफल आपसे हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो 4.42 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 4.42 मिलियन हेक्टेयर है। ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का क्षेत्रफल। अब देखो हरियाणा का क्षेत्रफल किसी देश के क्षेत्रफल के साथ कंपैरिजन कराया और ध्यान रखेंगे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर लगभग डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर। किस देश के, डेनमार्क का जो क्षेत्रफल है इसी के बराबर होगा। और ध्यान रखेंगे डेनमार्क का क्षेत्रफल 42,933 वर्ग किलोमीटर रहेगा। उसके बाद बात ये आती है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत में स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा स्थान होगा।
किसका? हरियाणा का। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में स्थान पूछ लिया जाए, कहां पर भारत के राज्यों में स्थान पूछ लिया जाए तो वो कौन सा स्थान होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, अगर भारत में स्थान पूछे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, इसीलिए तो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत में स्थान 21वां और भारत के राज्यों में है 20वां स्थान। कौन सा? 20वां स्थान। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व के हमारे जो 7 राज्य है, उन 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़ देंगे। अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है, इसके अलावा सभी हरियाणा से छोटे हैं। और एक आप ऊपर सिक्किम को ध्यान रखेंगे, ये भी हरियाणा से छोटा है। एक गोवा का नाम ध्यान रखेंगे, ये भी हरियाणा से छोटा है। और एक केरल का नाम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रतिशत की, कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 1.34% है, ये अपने भारत के क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल रहने वाला है। उसके बाद हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। ये पूछ रहा है कि भाई दिल्ली से कितनी तरफ से घिरा हुआ है हरियाणा? तो मेरे भाई इसका तो आप सभी जानते होंगे, दिल्ली से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि पूर्व को छोड़ के और बाकी जो दिशाएं बच गई वो दिल्ली से घिरी हुई है हरियाणा की। लेकिन हरियाणा के उत्तर में पूछ ले, उत्तर में कौन सा राज्य है? हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पूछ ले, यहां पर क्या स्थित है? उसके बाद हरियाणा के आपसे दक्षिण में पूछ ले, दक्षिण में कौन सा, या दक्षिण पश्चिम भी पूछ सकता है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो आप कहेंगे सर हरियाणा के पूर्व में तो हमें पता है उत्तर प्रदेश स्थित रहेगा, हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान स्थित रहेगा, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़ और पंजाब स्थित है। ध्यान रखेंगे, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। इसके अलावा हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित रहेगा। रणदीप हुड्डा एक खालिस्तान है, तो रणदीप हुड्डा का संबंध कौन सी कैटेगरी, किस क्षेत्र से आते हैं? तो मेरे भाई आपको पता है रणदीप हुड्डा है, ये अभिनेता रहेंगे। क्या रहेंगे? अभिनेता रहेंगे, एक्टर रहेंगे। जसिया गांव रोहतक से आते हैं रणदीप हुड्डा। लेकिन बहुत सारे नाम आते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ गया सुनील दत्त का संबंध आपसे पूछ ले, आपसे वेद गांधी का संबंध पूछ लिया जाए। इसके अलावा रुपिंदर हांडा का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए, रुपिंदर हांडा का संबंध कहां से रहेगा? रुपिंदर हांडा के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास आते हैं गजेंद्र वर्मा। और ध्यान रखेंगे गजेंद्र वर्मा के साथ एक नाम आता है गजेंद्र फोगाट का। किसका? गजेंद्र फोगाट का संबंध कहां से रहेगा? इसी प्रकार से इसी कड़ी में हम बात करें तो हमारे पास एक नाम आता है सुनील ग्रोवर का। किसका? सुनील ग्रोवर का संबंध कहां से रहेगा? सीताराम पांचाल, सीताराम पांचाल का नाम ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ है मोहित अहलावत का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? मोहित अहलावत का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसी कैटेगरी में अगर मैं नाम की बात करूं तो हमारे पास एक उर्वशी बुटालिया का नाम आता है। किसका? उर्वशी बुटालिया का नाम आता है। इसका संबंध कहां से रहेगा? एक नाम आता है रिचा शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? और एक नाम आता है आपके पास ओमपुरी, इसका संबंध कहां से रहेगा? चलिए पहले इनके बारे में आप बता दीजिए। अगर मैं सुनील दत्त की बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये बलराज दत्त पुराना नाम होता था इसका, और इसका संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से। वेद गांधी की बात करें यमुनानगर जिले से। रुपिंदर हांडा की अगर बात की जाए तो ये सिरसा जिले से आते हैं। गजेंद्र वर्मा की बात करें तो ये भी मेरे भाई पंजाबी सिंगर है सिरसा जिले से। लेकिन गजेंद्र फोगाट हरियाणा में डिजिटल मंच के संस्थापक है, जो कि आपके रोहतक जिले से आएंगे। कौन से जिले से? रोहतक जिले से। सुनील ग्रोवर की बात करें तो ये डॉक्टर गुलाटी का किरदार निभाते हैं ना कपिल शर्मा शो में, सिरसा जिले से। सीताराम पांचाल की बात करें जींद से। मोहित अहलावत की मेरे भाई साहब बात की जाए तो ये हमारा कहां से आता है? पानीपत से। कहां से आएंगे? पानीपत से संबंधित होंगे। उर्वशी बुटालिया की बात करें तो अंबाला जिले से संबंधित हो जाएगी। रिचा शर्मा की बात करें तो ये हमारी फरीदाबाद जिले से आती है। ओमपुरी की बात करें तो अंबाला जिले से। कौन से? अंबाला जिले से। परिणीति चोपड़ा की बात की जाए अंबाला, जूही चावला जोराबाई अंबाला से आती है, जबकि मल्लिका शेरावत हिसार से होगा। और यशपाल शर्मा का संबंध हिसार से। जेपी कौशिक रोहतक से रहेंगे। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से हो जाएगा। राजकुमार राव का संबंध है वो गुरुग्राम से हो जाएगा। सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद से। और पूजा बत्रा का संबंध कहां से हो जाएगा? रोहतक जिले से हो जाएगा। नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो आपको नदी के बारे में तो पता ही है कि जी ये और कोई सी नदी नहीं, ये हमारी यमुना नदी होगी। लेकिन आज थोड़ा सा इसके डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है,
ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम क्या बताओगे आप कहोगे सर इसका उद्गम होता है कालिंद पर्वत से, ठीक है, कालिंद पर्वत से। और ध्यान रखेंगे कालिंद पर्वत के मध्य है चंपासर ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, चंपासर ग्लेशियर। और ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप कहेंगे सर गढ़वाल क्षेत्र में। कहां पर है, गढ़वाल क्षेत्र में। और किस राज्य की बात हो रही है, तो ये उत्तराखंड में। समझ गए, इतनी बात आई समझ में कि भाई साहब जो यमुना नदी है वो कालिंद पर्वत के मध्य स्थित चंपासर ग्लेशियर जो कि गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड यहीं से उद्गम होता है। लेकिन ये जिस पहाड़ी से ऊपर से निकल के आती है उसका क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे जी ये यमुनोत्री से निकलती है। कहां से, यमुनोत्री से। और जिस ढलान से नीचे आने का काम करती है उसका नाम होगा बंदरपूछ ढलान। कौन सी ढलान है, बंदरपूछ ढलान। और ध्यान रखेंगे कितनी ऊंचाई से गिरती है, 6330 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने का काम करती है यमुना नदी। उसके बाद मेरे भाई साहब यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, तो ध्यान रखेंगे प्रवेश के दो चीजें। एक तो अगर आपसे पेपर में दिया मिले कलेश्वर के समीप तो ये सही है, यहीं से प्रवेश करती है। और दूसरा प्रॉपर स्थान ताजेवाड़ा का नाम ध्यान रखेंगे, ताजेवाड़ा से हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाड़ा गांव हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव होगा, यहीं से प्रवेश करती है। हरियाणा के किन किन जिलों में बहती है, तो आप यमुनानगर, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, 4 जिले दिल्ली से पहले हो जाएंगे। उसके बाद 2 जिले बाद के कौन कौन से, फरीदाबाद और पलवल। और पलवल के हसनपुर से ये हरियाणा से एग्जिट कर जाती है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा के कितने जिलों से बहती है, तो ध्यान रखेंगे कुल जिले हो जाएंगे कितने, तो आप कहेंगे कुल जिले 6। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, हरियाणा में इसकी लंबाई, हरियाणा में अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो आप कहेंगे 320 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, हरियाणा में 320 किलोमीटर बहने का काम करती है। कौन सी नदी, तो आप कहेंगे वो होगी हमारे पास यमुना नदी। इसके अलावा यमुना नदी की टोटल कुल लंबाई आपसे पेपर में पूछ ली जाए कि कुल लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी। यमुना नदी की सहायक नदियां पेपर में बहुत पूछी जाती है, रट लेना इसको। और ऐसी अटपटी सहायक नदियां आएंगी जैसे कि पथराड़ा नदी, पथराड़ा नदी के बारे में पूछे, बुड्ढी यमुना के बारे में पूछे, बुड्ढी यमुना इसी की सहायक नदी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आती है सोम्ब नदी। कौन से, सोम्ब नदी। और हरियाणा की साबी नदी, ये हरियाणा में इसकी क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हो जाएंगी। कौन कौन से, पथराड़ा, बुड्ढी यमुना, सोम्ब और साबी नदी, ये मेरे भाई ध्यान रखेंगे। और आपसे ये भी पूछ सकता है इसका, जो हमारे वेद हैं, वेदों में कितनी बार इस नदी का वर्णन किया है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप इधर ध्यान रखेंगे कि वेद में इस नदी का 3 बार वर्णन है। वेदों में कितनी बार है, 3 बार वर्णन है। और ध्यान रखेंगे ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण 12मासी नदी होगी। कैसे, 12मासी नदी होगी। और इसको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सदा नीरा, या हरियाणा की चिरस्थायी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यमुना नदी। चलो एक नदी और कर ले, क्योंकि धीरे धीरे करके इसी प्रकार से तो चीजें याद रहेंगी। अब इनको पढ़ लिया, फिर आप कुछ दिन नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई फिर से भूल जाओगे। और अपनी जो क्लास है उसकी खास बात यही है, ठीक है, कि हम चीजों को भूलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। कहीं एक पॉइंट आपका स्लिप हो गया और वही पेपर में छप गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको बार बार पढ़ना है। देखो जितने भी हमारे जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर सेलेक्ट होते हैं, जितने भी अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं, उनके कभी भी आप इंटरव्यू देख लेना, वो एक ही बात हमेशा बोलते हैं कि पेपर के समय पे जो हमारी पढ़ी हुई चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा जीके का जो 20% वेटेज है ये ऐसे ही नहीं होगा। अब देखो हरियाणा जीके का 20 आया, मान लिया 20% में क्वेश्चन लगा लो आप, 18-19 क्वेश्चन बने, ठीक है, आप 20 लगा लो, 20 क्वेश्चन बने, तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो हरियाणा जीके है जो पढ़ा रहे हैं यहीं से देखने को मिलेंगे। और अब ये मान लिया 12 क्वेश्चन यहीं पे और इनको आपने ढीला छोड़ दिया, तो मेरे भाई यहां से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी आप सिलेक्शन से दूर चले गए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन कैसे, गलती से जो और बच्चों के सही होंगे आपके गलत होंगे। और भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन आपने कंटिन्यू अगर क्लास भी देख ली ना तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि चीजें बार बार यहां से रिवाइज हम करते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो बचा हुआ
8 से 9 क्वेश्चन है उसका मैंने बता दिया है। कल से क्लास इसी क्लास में हम उन क्वेश्चनों को डालना शुरू कर देंगे। चलिए मेरे भाई, अब देखो एक नदी मैंने और बताई थी आपसे कि एक नदी को और पढ़ेंगे और वो नदी होगी हमारी घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले से निकलती है। कौन सा जिला हो जाएगा, सोलन जिला हो जाएगा। और किस पहाड़ी से निकलती है, तो आप कहेंगे डागशाई की पहाड़ी से। किससे, डागशाई की पहाड़ी से, जिसका पुराना नाम दागे शाही भी हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे हमारी मोरनी की पहाड़ी और टिपरा पहाड़ी को आपसे यह भी पूछ सकता है, मोरनी वह जो हमारी टिपरा श्रेणी है इसको कौन सी नदी अलग ना कौन सी नदी है वो इस श्रेणी को अलग करती है, तो ध्यान रखेंगे अलग करने का काम करती है कौन से, घग्गर नदी। अब बात ये आती है हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है ये नदी, हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा में प्रवेश करती है कालका से। कालका से, और ध्यान रखेंगे इस कालका का पुराना नाम कालकुट हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कालकुट हुआ करता था। यहीं से ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे ऋग्वैदिक काल में ये हरियाणा की 12 मासी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन वर्तमान में हरियाणा की एक मौसमी नदी है। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी, वर्तमान में हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण अगर मौसमी नदी पूछ ली जाए आपसे तो वो हमारी होगी घग्गर नदी। अब ये कहां कहां पर बहने का काम करती है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये कालका हमारा पंचकुला से ये हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है। और ध्यान रखेंगे कालका के बाद ये पिंजौर में जाएगी। कहां पर, कालका के बाद ये पिंजौर में जाएगी। पिंजौर के बाद अंबाड़ा, ध्यान रखेंगे अंबाड़ा के बाद इसका रूट होगा कैथल, और कैथल के बाद टोहाना, ठीक है मेरे भाई, फतेहाबाद, और उसके बाद जाखड़ मंडी का नाम ध्यान रखेंगे, जाखड़ मंडी। इसके बाद ये चली जाएगी रानिया में, ठीक है, और इस रानिया को स्पेशल ध्यान रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और रानिया के बाद डबवाली होते हुए ये कहां पर चली जाएगी, राजस्थान, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो प्रवेश पूछ लेगा कालका से किया, और एग्जिट कहां से कर रही है, तो आप कहेंगे सिरसा जिले से एग्जिट करने का काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये रानिया है, रानिया में इसके पानी को संग्रहित कर लिया जाता है, और इसके पानी को संग्रहित करने के लिए यहां पर बनाया गया क्या, तो आप कहेंगे सर ओटू बैराज। और इस ओटू बैराज की स्थापना कब हुई थी, 1896 में। घग्गर नदी के ऊपर यह बनाया गया इसका पानी संग्रहित करने के लिए। और जैसे ही ये रानिया से निकलती है तो इस घग्गर नदी का नाम बदल जाता है। और ध्यान रखेंगे रानिया से आगे इसको हकरा के नाम से, या फिर आपसे ये पूछ लेगा राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे विलुप्त होने से पहले ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। पेपर में पूछा गया था कौन सी नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, घग्गर नदी। कहां पे करती है, राजस्थान में। और विलुप्त कहां पे होती है, हनुमानगढ़ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कौशल्या, झांझरा, मारकंडा, टांगड़ी, चेतांग इसकी सहायक नदियां होंगी, इनको भी मैं लिख देता हूं। इसकी अगर सहायक नदी आपसे पूछी जाए, कौशल्या हो गई, इसके साथ साथ झांझरा हो गई, मारकंडा का नाम ध्यान रखेंगे, टांगड़ी का नाम ध्यान रखेंगे, और चेतांग नदी का नाम ध्यान रखेंगे, जो सरस्वती नदी के समांतर बहती है। कौन सी नदी, चेतांग नदी, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका, इसकी सहायक नदियां हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, हरियाणा में कुल कितनी लंबाई में ये बहती है, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई इसकी अगर कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो ये 241 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर, 241 किलोमीटर बहती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में बात की जाए तो 12 मासी नदी होती थी, राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त ना होकर अरब सागर में गिरने का काम करती थी। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये अपने जो भारत है यहां से कहां से एग्जिट किया करती थी, श्री गंगानगर है ना, वहीं पे एक जगह पड़ेगी अनूपगढ़, वहीं से ये पाकिस्तान में प्रवेश किया करती थी। और पाकिस्तान में इस नदी को नारा के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद ये जाके गिर जाती थी कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये अरब सागर में गिरने का काम करती थी। और वो नदी हमारी कौन सी थी, घग्गर नदी, ठीक है जी, घग्गर नदी, समझ गए। तो चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पे, खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्गम जो हुआ है यानी कि आर्यन से हुआ है। मतलब ये पूछना ये जा रहा है कि भाई क्या व्यक्ति ने ये कहा था
कि हरियाणा को आर्यना के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आप जानते ही हैं कि भाई ये डॉक्टर एच.आर. गुप्ता हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। लेकिन इतने से काम मेरे भाई चलेगा नहीं, आपको यह पता होना चाहिए हरियाणा की प्रथम भौगोलिक जानकारी हमें कहां से मिलती है। हरियाणा की अगर आपसे पूछ ली जाए प्रथम भौगोलिक जानकारी, हरियाणा की प्रथम भौगोलिक जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, तो आप कहेंगे वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहां से? ऋग्वेद से। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद का 8वां मंडल हो जाएगा, ठीक है, 8वां मंडल, और ऋग्वेद का 25वां श्लोक, 25वां श्लोक, और ऋचा संख्या नंबर 22, 22 क्या हो जाएगी? ऋचा संख्या नंबर। और यहीं पे हरियाणा का नाम किसके नाम से? रजे हरियाणा के नाम से, ठीक है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो वो ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद के बाद आता है मनु स्मृति, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मनु स्मृति किसने लिखी थी? मनु भगवान ने लिखी थी। और ध्यान रखेंगे मनु स्मृति में अगर हरियाणा का नाम पूछ लिया जाए तो वो भरमावर्त हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भरमावर्त। देखो ये लिखने में यहां पर कोई मात्रा इधर उधर हो जाए उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है और उससे ये चीजें हो जाती है, तो उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, उसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट अपने दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है मेरे भाई। जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे, बाकी यहां से समझा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अपन जो एग्जाम में बैठेंगे वहां पे आपसे ये मात्रा लिखवा के नहीं देखेगा, आपसे दे देगा और नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑप्शन ही तो लगाने, टिक ही तो करने, हम सब्जेक्टिव थोड़ी लिखने जा रहे हैं, तो इस चीज को आपको स्किप करके चलना है। मनु स्मृति में अपने हरियाणा का नाम क्या हो जाएगा? तो भरमावर्त। लेकिन ध्यान रखेंगे एक हमारे पास वेद आता है जिसका नाम होगा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद में हरियाणा का नाम पूछ ले तो ये भी हमारे पास क्या होगा? भरमावर्त होगा। तो ध्यान रखेंगे मनु स्मृति और अथर्ववेद दोनों में हरियाणा का नाम भरमावर्त है। अब ये जो भरमावर्त है ये क्या था, इसकी स्थिति क्या बताई? तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का पहला पारदर्शिक नाम था। हरियाणा का प्रथम कैसा नाम हो जाएगा? ये हरियाणा का प्रथम पारदर्शिक नाम हो जाएगा। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी तो ऋग्वेद से, लेकिन हरियाणा का पहला पारदर्शिक नाम क्या होगा? वो भरमावर्त होगा। सरस्वती और दरस्वती दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, कौन सा? भरमावर्त, ठीक है। उसके बाद आया हमारा कौन सा काल? तो आप कहेंगे इसके बाद हमारा आया उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और आपसे अगर उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम पूछ ले, कमेंट में भी आंसर करते चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम। उसके बाद महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम होगा? महाभारत काल में हरियाणा का नाम। अगर आपसे वामन पुराण में पूछ ले कि हरियाणा का क्या नाम होगा, तो इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल, वामन पुराण, और इसके बाद 9वीं सदी का सकंद पुराण। 9वीं सदी का जो सकंद पुराण है इसमें हरियाणा का नाम पूछ सकता है। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? इसके अलावा वर्धन काल में, वर्धन हर्षवर्धन हुए है ना, प्रभाकर वर्धन, तो वर्धन काल में हरियाणा का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, 10वीं सदी में अगर आपसे पुष्यप दंत पुराण में, किसमें? पुष्यप दंत पुराण में हरियाणा का नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? उसके बाद ध्यान रखेंगे 1327 का जो तोमर अभिलेख है, इसमें हरियाणा का नाम, तोमर अभिलेख में हरियाणा का नाम, ये आपसे पूछ सकता है। 1328 का जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी लिख रहा हूं, एमबीटी जो अभिलेख है मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली अभिलेख, इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? चाहमन अभिलेख जो कि अर्नोराज, ठीक है, तो चाहमन या अर्नोराज का जो अभिलेख है इसमें हरियाणा का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ और किसको ध्यान रखेंगे? बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख, ठीक है। चलो इतने कर लेंगे, 2-4 बच गए, उनको अगली क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। इतने तो बहुत ज्यादा हो गए। देखो मेरे भाई, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्यम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मध्यमा या इसको मध्यम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र है, ये कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से, किसके नाम से? बहुधान्यक के नाम से। वामन पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है?
तो मेरे भाई हरियाणा कहा गया है। और ध्यान रखेंगे वामन पुराण जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे की थी, जिसका लेखन कार्य किया था श्री गणेश जी ने, ये भी ध्यान रखेंगे आप। वही वामन पुराण जिसमें हरियाणा की 9 नदी और 7 जंगलों का वर्णन है। हरियाणा के 7 जंगलों में सबसे जो महत्वपूर्ण जंगल था, जिसमें सबसे पहले जो है क्या नाम है हल चलाने का काम किया था, वो था द्वैत वन। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 9 नदी 5 नदियां हैं वो हमारे उत्तर जो प्रवाह है उसकी रहेंगी, और 4 नदियां दक्षिणी प्रवाह तंत्र की। 9वीं सदी का जो सकंद पुराण है, इसमें हरियाणा का नाम हरियाला ही ध्यान रखेंगे, इसमें हरियाणा का नाम हरियाला। वर्धन काल में श्रीकंठ जनपद, और मेरे भाई ध्यान रखेंगे अगर आपसे कुरुक्षेत्र थानेसर का नाम पूछ ले, वो भी श्रीकंठ जनपद था। और ध्यान रखेंगे श्रीकंठ जनपद जो नाम दिया गया था इस नाग वंश के शासकों के द्वारा दिया गया। 10वीं सदी में जो पुष्यप दंत पुराण था उसमें हरियाणा का नाम था हरियाणाऊ। क्या नाम हो जाएगा? तो आप कहेंगे हरियाणाऊ हो जाएगा। उसके बाद 1327 का जो तोमर अभिलेख था, इस तोमर अभिलेख में हरियाणा का क्या नाम बताया है? तो आप कहेंगे तोमर अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियाणा ही लिखा है, हरियाणा। उसके बाद 1328 मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा था हरियाणा को? तो इस अभिलेख में हरियाणा को धरती का स्वर्ग बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चामन अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियाणा रहेगा। चामन अभिलेख में चौहानों का अभिलेख था, इसमें हरियाणा का नाम हरियाणा, और बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा का नाम है हरितानक रहेगा। ठीक है जी मेरे भाई, हरितानक। और डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने इसको आर्यना कहा है, श्री कृष्ण ने हरना कहा है, यदुनाथ सरकार ने इसको कहा है क्या? तो इसको हरियाला के नाम से पुकारा है। ठीक है मेरे भाई साहब, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अप्रैल माह में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? देखो ये जो त्योहार है अप्रैल माह में जो बनाया जाता है, भारत के अलग अलग राज्यों में त्योहार बनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई साहब, तो ध्यान रखेंगे अप्रैल माह में आपको पता है जो हमारी फसल है वो बिल्कुल कट के घर आ चुकी होती है, और उसी खुशी में इस त्योहार को बनाया जाता है। और ये हो जाएंगी कौन सी? बैसाखी का त्योहार हो जाएगा। कौन सा? बैसाखी बनाया जाता है। वह नृत्य विधा जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। तो कहने की बात यह है भाई साहब, जो सूट सलवार एंड बट्टी पुरुष पहन ले हुए हैं, ठीक है, और ये कब पहन ले हुए हैं? तो आपको पता ही है कि मान लिया कोई भी पुरुष है, ठीक है, उसके द्वारा महिलाओं के वस्त्र अगर धारण कर लिए गए तो ये कहेंगे सांगी, सांग निकाल रहा है, सांग। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, किसमें? सांग में। लेकिन आपके सामने एक लूर नृत्य है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लूर नृत्य, ध्यान रखेंगे जो लूर नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, महिलाओं के द्वारा ये हरियाणा में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे होली से पहले, होली से 15 दिन पूर्व, होली से कितने दिन? 15 दिन पूर्व ये नृत्य किया जाता है, और होली दहन तक चलता है। ये वो नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, और पुरुषों के देखने की मनाही है। उसके बाद अगर बात करें किसके, तो मेरे भाई साहब और हमारे पास एक रतुआई नृत्य आता है। कौन सा? रतुआई नृत्य। ये आपसे पूछेगा कहां पर प्रचलित है, तो आप कहेंगे हरियाणा के मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। इसी प्रकार से एक झूमर नृत्य आएगा। कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। और ध्यान रखेंगे इसको हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। महिलाएं माथे के ऊपर झूमर लगा के इस नृत्य को करने का काम करती है। उसके बाद एक गणगौर नृत्य आता है, ठीक है, जो भगवान शिव और पार्वती के सम्मान में किया जाता है। गणगौर नृत्य हिसार में प्रचलित है, वैसे राजस्थान का रहेगा गणगौर नृत्य। इसी प्रकार से एक रास लीला आती है। कौन सा? रास लीला या रास नृत्य है। तो ये जो हमारा रासलीला रास नृत्य है, ये मथुरा जो हमारा है इसी के लगते, मथुरा के लगते हरियाणा में, मतलब बेसिकली ये किया जाएगा फरीदाबाद और पलवल जिले में। और इसका ध्यान रखेंगे ये जो नृत्य है इसमें जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है उसको तांडव कहा जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसको लासप कहा जाता है। झूमर हो गया, ये हो गया। और हमारे पास एक आता है, कैसा? एक हमारे पास आता है, और कौन से नृत्य? नृत्य तो बहुत सारे हैं। धमाल नृत्य रहा ना सबसे महत्वपूर्ण, धमाल नृत्य। तो ध्यान रखेंगे धमाल नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछेगा हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ लिया जाए तो वो धमाल नृत्य होगा। महाभारत काल से चला आ रहा है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गुग्गा नृत्य पूछ ले तो ये भी पुरुषों के द्वारा भादवे की नवमी को किया जाता है। कौन सा? गोगा नृत्य, ठीक है। एक खेड़ा नृत्य है और एक खोड़िया है। खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, और खोड़िया जो किया जाता है वो विवाह के अवसर पे। घोड़ी नृत्य है, ये भी विवाह के अवसर पे। चठी नृत्य है, ये बच्चे के जो छवी होती है यानी कि जन्म के छठे दिन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे इसमें गेहूं और चने उबाल के दिए जाते हैं। कौन सा? चठी नृत्य मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ेंगे तो कांच की मस्जिद कहां पर है। तो देखो कांच की मस्जिद तो आप सभी को पता ही होगा कि कांच की मस्जिद है ये रोहतक में रहेगी। कहां पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए शीश महल के बारे में, शीश महल के बारे में जिसका निर्माण दलेल खां के द्वारा, फौजदार खां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा क्या हो जाएगा, शीश महल, जो कि आपका फरूक नगर में होगा। कहां पर होगा? फरूक नगर में। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1733 ईस्वी में, ठीक है, शीश महल। जबकि कांच की जो मस्जिद है वो आपकी रोहतक में रहेगी। अगर आपसे पूछ ली जाए दिन्नी मस्जिद, दिन्नी मस्जिद जहां पर जो जैन जो धर्म है वहां के स्वामी जो महावीर है उन्हीं का मंदिर हुआ करता था, ये जो दिन्नी मस्जिद है ये भी हमारी कहां पर रहेगी? रोहतक में। लेकिन आपसे लाल मस्जिद पूछ ली जाए तो लाल मस्जिद मेरे भाई साहब फेमस रहेगी रेवाड़ी जिले की। कहां की? रेवाड़ी जिले की। और ये मस्जिद है अकबर के समय की। किसके समय की? अकबर के समय की। 1570 में इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1570 में। लेकिन एक लाल मस्जिद आपसे पूछे तो रोहतक में भी रहेगी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मुस्सा की मजार, शेख मुस्सा की मजार, ठीक है मेरे भाई, किसकी? शेख मुस्सा की मजार है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी? तो आप कहेंगे शेख मुस्सा की मजार है ये हरियाणा के मेवात या नूह में रहेगी, ठीक है। अब देखो शेख मुस्सा कौन थे? तो ये एक ईरान का व्यक्ति था। और ध्यान रखेंगे ये किसका शिष्य होता था या फिर इसके गुरु का क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना ही होगा। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया तो मेरे भाई साहब वही निजामुद्दीन औलिया जिसने गयासुद्दीन तुगलक से जो सोने के टंके लिए थे, 500 उधार लिए थे सोने के टंके। लेकिन जब गयासुद्दीन ने शासक बना तो अपने टंके वापस मांगे, और वापस मांगे तो इसने कह दिया था भाई साहब, वो वहां बंगाल में था, उसके ऊपर क्या नाम है, बंगाल अभियान के ऊपर था। और जैसे ही उस अभियान में जीत हुई तो भाई गयासुद्दीन जो क्या नाम है तुगलक था ना, उसने ये कह दिया था कि भाई साहब मैं दिल्ली आऊं उससे पहले मेरे टंके लौटा देना या फिर दिल्ली छोड़ के चले जाना। तो फिर जो निजामुद्दीन औलिया है ना उसने ये कहा था कि हजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। और ये घोषणा कर दी कि ये जो शासक है ये कभी लौट के नहीं आएगा। भविष्यवाणी कर दी थी। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हुआ करते थे और उन्हीं के शिष्य थे शेख मुस्सा जो ईरान से आए थे, और उन्होंने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेख मुस्सा की मजार जो है ये नूह में रहेगी। और ध्यान रखेंगे इसी मजार को हरियाणा में झूलती हुई मीनारों की संज्ञा दी है। शेख मुस्सा की मजार को हरियाणा में क्या कहा है? तो आप कहेंगे जी झूलती हुई या झूलती हुई मीनार है, इन्हीं की संज्ञा इसको दी गई है। हरियाणा में झूलती मीनारें आपसे पूछ ली जाए तो वो नूह जिले में रहेगी, ठीक है। 960 वर्ष पुरानी नौबहार की मजार कहां पे रहेगी? तो मैं नीचे ही लिख देता हूं। अगर आपसे पूछ ली जाए शेख नौबहार की मजार, शेख नौबहार की मजार, तो मेरे भाई ये मजार रहेगी आपकी गुल्ला में। और ये जो गुल्ला है ये कहां पे रहेगा? कैथल की आरक्षित सीट है, कैथल की विधानसभा की आरक्षित सीट होगी। और शेख चिल्ली का मकबरा तो आप सभी जानते होंगे थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो डेविस राय है उसने ताजमहल के बाद दूसरा सुंदर मकबरा बताया था, किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को। और ध्यान रखेंगे उसको राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया? ये क्वेश्चन लाख रुपए का क्वेश्चन है। शेख चिल्ली का जो मकबरा है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है, इस मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया था? तो आप कहेंगे सर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था सन 1958 में। कब? 1958 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जानवर खालिस्तान सृष्टि से संबंध रखते हैं। तो भाई जानवर पशु होते हैं, जानवर प्राणी सृष्टि होते हैं, प्रेसिक होते हैं प्राणी। जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर कर दीजिए कि जानवर किससे संबंध रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो फटाफट से आप कमेंट में आंसर करेंगे। तो मेरे भाई साहब अगर मैं जानवरों की बात करूं तो आप कहेंगे जी ये प्राणी सृष्टि से संबंधित होंगे। किससे? प्राणी सृष्टि से संबंधित होंगे। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? तो चलो इसको इतनी डिटेल से नहीं करते हैं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मेरे भाई साहब बात की जाए तो ये रेवाड़ी के नाड़ कोसली में स्थित रहेगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में स्थापित हुआ था। सियार, लोमड़ी, बारहसिंगा वगैरह यहां पर देखने को मिलते हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? गलत करके आओगे पेपर में, 50% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। एक बार करना कमेंट में आंसर, क्या दोगे इसका? जॉर्ज थॉमस की राजधानी बतानी है, ठीक है मेरे भाई साहब। अब आप दोनों गलत बता चुके होंगे, जहाजगढ़ इसकी राजधानी आपने बता दी होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। जॉर्ज थॉमस कौन था भाई साहब? जॉर्ज थॉमस था एक लुटेरा। ये जो समुद्री लुटेरा हुआ करता था, समुद्र में जितने भी जहाज वगैरह आते थे उनको लूटने का काम करता था जॉर्ज थॉमस। और ध्यान रखेंगे
ये एक जहाज को लूटने ना, पहले इसके जन्म की बात कर लेते हैं कि मेरे भाई इसका जो जन्म है ना वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर इसका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था आयरलैंड में। ये आयरलैंड का लुटेरा था कौन है, जॉर्ज थॉमस। उसके बाद क्या हुआ, ये एक जहाज को लूटने के लिए उसमें सवार हो गया, जैसे पुरानी फिल्मों में वो सनी देओल वाले में नहीं देखा आपने कि जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी के वो नीचे चला जाता है, ठीक है, कि भाई ये तो मर गया, देखेंगे भाई ये तो मर गया, रेलगाड़ी नीचे गया। फिर आगे जाने के बाद दिखाया जाता है कि वो रेलगाड़ी के नीचे बॉडी वाले निचले पार्ट में ऐसे चिपक गया, पकड़ लिया है उसने, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसने जहाज को पकड़ लिया, ऐसे लुक के बैठ गया वहां पे, और भाई साहब इसका दाव नहीं लगा उसको चुराने का, जो सामान इसको चुराना था, जो लूटना था, वो इसका दाव नहीं लगा। अब वो जहाज लैंड कर गया भारत में, गलती से भारत में लैंड कर गया, तो ये भारत पहुंच गया। और ध्यान रखेंगे भारत के किस तट पर पहुंचा था, तो 1782 ईस्वी में भारत के मद्रास तट पर पहुंचने का काम किया था, ठीक है जी। मद्रास तट पे पहुंचा, और भाई मद्रास में पहुंचने के बाद इसने क्या किया, तो इसने मेरे भाई साहब तोपची की नौकरी करता है हैदराबाद के निजाम के यहाँ, कई साल इसने 5 साल नौकरी की। और उसके बाद 1787 में इसका मन नहीं लगा हैदराबाद में, तो 1787 में ये व्यक्ति पहुंच जाता है दिल्ली। और भाई साहब दिल्ली में इस समय पे एक आयरन लेडी हुआ करती थी जिसका नाम था बेगम समरू। सिक्का चलता था इस महिला का, विधवा थी लेकिन सिक्का चलता था बेगम समरू का, और इसी की सेना में ये शामिल हो गया। तो भाई साहब ये आपको पता है ये लुटेरा वैसे था, एक्सपीरियंस लुटेरे का एक्सपीरियंस है। फिर हैदराबाद के निजाम की यहाँ तोपची की नौकरी करी, उसका एक्सपीरियंस है और काबिलियत इस बंदे में थी। तो ये बहुत जल्दी ही बेगम समरू की नजरों में आ गया, और बेगम समरू ने इसको क्या कर दिया, टप्पल की जो जागीर है वो प्रदान कर दी। तो ध्यान रखेंगे इसको सर्वप्रथम बेगम समरू ने टप्पल की जो जागीर है वो क्या कर दी, प्रदान कर ली। ये बेगम समरू के काफी नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान रखेंगे बेगम समरू प्यार क्या करती थी, एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, ठीक है, उसका शायद मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसी से प्यार करती थी बेगम समरू। और जब उस व्यक्ति को पता लगा कि भाई साहब बेगम समरू के नजदीक आ रहा है कौन है, जॉर्ज थॉमस, तो उसने बेगम समरू से कहकर इसको सेना से क्या करवा दिया, बाहर निकलवा दिया। मतलब ये समझो कि एक आदमी को जागीर प्रदान की और फिर कोई आके ये कहे कि भाई साहब आपको सब कुछ छोड़ना है, ठीक है, तो मतलब इसको बेघर कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने फिर भी हार नहीं मानी, फिर ये पहुंचता है मराठाओं के यहाँ पर, और मराठाओं के यहाँ पे एक शासक था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था, एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था खांडे राव, ठीक है मेरे भाई। तो खांडे राव का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन है, खांडे राव। और बात थी 1793 ईस्वी की, तो इसने खांडे राव की सेना में ये शामिल हुआ, मराठों से ये संबंधित था, मराठों का सरदार था खांडे राव। और फिर खांडे राव ने क्या किया, इसकी काबिलियत को देखते हुए इसको हरियाणा का मेवात क्षेत्र सबसे पहले प्रदान करने का काम किया। 1793 में इसको मेवात की जागीर दी, मेवात क्षेत्र है ये प्रदान किया। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 1797 ईस्वी में इसने सबसे पहले यूपी के सहारनपुर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई 1797 ईस्वी में इसने क्या कर लिया, थाने ना इस पे सहारनपुर, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश है ना, इसी पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। 1797 ईस्वी में ही इस व्यक्ति ने करनाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद 1797 में इसने अपनी राजधानी हांसी बना ली, कौन सी, हांसी। और इसके साथ साथ इसने जो अपना निवास स्थान बनाया था वो ध्यान रखेंगे, इसका जो निवास स्थान हुआ करता था वो हुआ करता था जहाज की कोठी, जहाज की कोठी। और ये जहाज की कोठी है, ये हिसार में रहेगी, कहां पर है, हिसार में। लेकिन जहाजगढ़ जो है ना ये आपका झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा, तो जहाजगढ़ झज्जर में रहेगा, जिसका निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। जहाज कोठी इसका निवास स्थान हिसार में रहेगा, जबकि इसने अपनी जो राजधानी बनाया था मेरे भाई वो आंसर हो जाएगा आपका हांसी को बनाया। उसके बाद भाई साहब इस व्यक्ति के ऊपर एक फ्रांसीसी के द्वारा आक्रमण किया गया, उसमें थोड़ा ये पराजित हो गया। उसके बाद ये व्यक्ति बंगाल जाता है, और 1802 में ध्यान रखेंगे बंगाल का बहरामपुर करके एक स्थान था, मुर्शिदाबाद में रहेगा बहरामपुर, वहीं पे निमोनिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी डेट पूछी जाएगी जी, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1802 में जॉर्ज थॉमस की क्या हो जाती है, मृत्यु। आई बात समझ में, जॉर्ज थॉमस से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। हांसी के दुर्ग का पुनः निर्माण भी करवाया था। निम्नलिखित में से किस जिले में विदेशी पर्यटक सबसे अधिक आते हैं, मेरे भाई साहब पुराने समय में जब एचएससी इस क्वेश्चनों को पूछती थी तो बड़खल झील माना करती थी, लेकिन अब विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं सुल्तानपुर झील। और पर्यटक के रूप में हरियाणा की एक और झील को विकसित किया जा रहा है जिसका नाम होगा चिल्ली झील। और ये जो चिल्ली झील है ये हरियाणा में कहां पर स्थित होगी, तो आप कहेंगे सर फतेहाबाद में।
अगर आपसे पूछ लिया जाए धनूर झील के बारे में, ये कहां पर होगी, दोज झील है, ये कहां पे होगी, तो दोज झील का आप बताओगे सर ये फरीदाबाद में रहेगी। कहां पर, फरीदाबाद में। और धनूर झील है ये हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित रहेगी। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ध्यान रखेंगे, जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद जिले में होगी। कहां पर है, फरीदाबाद। 1947 में दो छोटी छोटी अरावली पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण करवाया गया था बड़खल झील का। उसके बाद कोटला झील है, ये मेवात के नू क्षेत्र में रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा के में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो भाई साहब, आमों की अधिकता के कारण अंबाड़ा का नामकरण हुआ है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं आम। लेकिन आपसे केला के बारे में पूछ लिया जाए, आपसे सेव के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये दोनों के दोनों आपके कहां पर होंगे, फतेहाबाद में होंगे, ठीक है। अगर आपसे गोभी के बारे में पूछ लिया जाए, गोभी का उत्पादन सोनीपत में होता है। कहां पर है, सोनीपत में। आपसे हरियाणा में सीताफल के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका उत्पादन भी कहां पे होगा, तो ये भी आपका सोनीपत में होगा। लेकिन आपसे अमरूद पूछ लिया जाए तो ये करनाल जिले में। अमरूद कहां पर है, तो आप कहेंगे जी करनाल जिले में। किन्नू और संतरा के बारे में पूछ ले तो ये हमारे सिरसा जिले में। कहां पर है, सिरसा जिले में। खट्टे फल जितने भी पूछे तो उनका सिरसा जिले में सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। हल्दी के बारे में मेरे भाई पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे यमुनानगर में। हल्दी यमुनानगर में। और हरियाणा में हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, उसकी स्थापना हुई थी 2009 में रादौर में। कहां पर है, रादौर में हुई थी। अगर प्याज का उत्पादन हरियाणा में पूछ लिया जाए तो ये मेरे भाई अंबाड़ा में रहेगा। और अंबाड़ा के साथ दूसरे नंबर पे गुरुग्राम का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में स्थित रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को पढ़ते हुए चलिए। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। किस नहर पर बनी है, तो आपको पता ही है ककरोई की अगर मेरे भाई साहब बात करें तो ये पश्चिमी यमुना नहर पे रहेगी। कहां पर है, पश्चिमी यमुना नहर पर, ठीक है मेरे भाई साहब। तो देखो ये नहीं है कि भाई समय हमने कम करवाया, 38-40 मिनट की क्लास ली है, कंटेंट कम दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हमने, आपको पता ही है, हम कभी भी क्लास के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की जो बकवासबाजी है वो करते नहीं है। पूरा फोकस हमारा पढ़ाने के ऊपर होता है और पूरे मैं मन के साथ आपको कंटेंट देने की और पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। क्योंकि आपका जो समय है वो बड़ा कीमती है, उसको बकवास करके जाया ना किया जाए, ठीक है। बहुत सारे साथी तो ऐसे आते होंगे कि भाई यहाँ पे हमें मजे मिलेंगे, तो भाई साहब चैनल सब्सक्राइब हो ना हो, करो हो ना हो, लेकिन कोई भी अगर इस मंशा से आता है तो वो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। उसका यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं होने जा रहा, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल जो सीरियस बच्चे हैं वही रुक पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि पूरी क्लास को हम बड़े सीरियस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए प्यारे साथियों, मेरा आपसे रुस्तगी लेने का समय आ चुका है। आज मैं आपके सामने ना वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं लेके आया, क्योंकि पुरानी तो पढ़ा दी और आपको याद भी हो गई। और जो आगे का मैंने डाटा जो निकाला था वो डाटा थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है, और कल तक वो मेरे को मिल जाएगा सुबह तक। तो कल वाली शाम वाली क्लास में उसको ऐड कर देंगे, आगे के पार्ट को। इसके साथ हरियाणा का करंट अफेयर ऐड कर देंगे, और जो ईवीएस का पार्ट है उसको भी हम ऐड कर देंगे अगले 15-20 दिन। इसी प्रकार से जो क्लासें हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने जा रही हैं। किसी भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।